जय हिंद। स्टडी कैप्सूल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक बेरोजगारों का एक मेला लग गया। मेला का मतलब ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक यूपीपी की जो वैकेंसी, एक बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी निकाली है। इससे कम से कम 60,224 जितनी भी वैकेंसी है, 60,244 वैकेंसी में से ये मान के चलिए कि 60,244 परिवार अब इसके बाद से बेरोजगार नहीं कहलाएगा, गरीब नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब 60,244 परिवार जो है खुशहाली से भी अपनी लाइफ बिता सकते हैं। ये वैकेंसी जब आती है तो उसका जो खुशी होती है बेरोजगार से ही पूछा जा सकता है। बाकी और अदर आदमियों के लिए ये होता है कि हाँ पुलिस की वैकेंसी आई है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनकी एक प्रकार की अलग से ही खुशी होती है। उनके लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट ये होता है, खुशी का मोमेंट ये होता है कि हाँ ये वैकेंसी आ गई है। अभी से लेकर जो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और सिलेक्शन तक के बाद तक में जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब से लेकर हमारे पास बहुत सी जो है समस्याएं आती हैं, जैसे फॉर्म को भरने को लेकर, सिलेबस को लेकर, तैयारी कैसे करें या फिर कैसे फाइनल सिलेक्शन तक फिजिकल क्या होता है। ये सब बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आप उस जो आपका सपना है एक यूपीपीएफई वर्दी पहनने का, उसकी पहला कदम कहाँ से होता है। पहला कदम होता है कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले, अगर फॉर्म अगर आपका अच्छा से नहीं पड़ा या फिर बहुत कोई सी कमी रह गई, आवेदन रिजेक्ट हो गया, जिस तरीके से आपने थंबनेल में पढ़ा कि हाँ अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा तब आपका जो सपना ही रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप करें, अच्छे से एक एक बातों को ध्यान देकर। तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे किस किस चीज़ की, कि कितनी वैकेंसी है और ये वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए कितनी आरक्षित है। हम लोग उसके बाद डेट्स के बारे में बात करेंगे, आपको कैसे फोटो या फिर साइन किस हिसाब से अपलोड करवाना है कि फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए, एज क्या है आपके यहाँ, विवाह क्या स्टेटस क्या है और नॉर्मलाइजेशन होगा भी या नहीं होगा, आपकी हाइट मेल या फिर फीमेल की क्या होगी, वेट क्या होगा, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए क्या आरक्षण है, डॉक्यूमेंट से क्या क्या लगेंगे, हमारे इस यूपीपी के वैकेंसी में फिजिकल की क्या रिक्वायरमेंट है और हमारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है लास्ट में सिलेबस। आज हम लोग इस वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमारा वैकेंसी कितना है, टोटल 60,244 वैकेंसी, जिसमें से जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है 24,102 वैकेंसी, जिसमें इकोनॉमिकल वीक सेक्शन EWS जिसको बोलते हैं उनके लिए है 6,024। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी होती है उनके लिए वैकेंसी है 16,264 और जो एससी लोग हैं उन्हें लिए है 12,650 और जो एसटी है उनके लिए 1,204। ये तो हमारा हो गया वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि ना हमें कितनी पोस्ट पे ले चल के फाइट करना है तो आपका एक माइंड में क्लियरिटी बनता है कि आपको कितनी तैयारी से कितनी डीपली से तैयारी करना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं डेट्स के बारे में। डेट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप लोगों को क्या करना है कि एकदम लास्ट डेट तक में इंतजार नहीं करना कि लास्ट डेट तक में जाके फॉर्म को भरना है। हम लोग स्टार्टिंग के 2-3 दिन बाद से ही आप कोशिश ये करिए कि फॉर्म अपने को फिल करा लीजिए। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ वो 27 तारीख से 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट आएगी वो 16 तारीख आएगी, 16 जनवरी आएगी। और इसमें मान के चलिए कि आप कोई थोड़ी बहुत गलती करते संशोधन, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी मत रखिए कि आपसे गलती हो जाए। तो संशोधन की अंतिम तिथि क्या होगी 18 जनवरी, लेकिन हम लोग 16 जनवरी लास्ट डेट है, लेकिन 16 जनवरी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। आप करीब ये 2-3-4 जनवरी में आप अपने आप फॉर्म को फिल करवा लीजिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटो या फिर साइन की। फोटो साइन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमें फोटो किस तरीके लगाना है। देखिए ज़्यादा हीरोपंथी नहीं करनी, मतलब कहने का मतलब यह है कि चश्मा लगा के, जो काला चश्मा होता है वो लगा के आप फोटो नहीं अपलोड करेंगे या फिर चेहरा तिरछा करके फोटो नहीं अपलोड करेंगे। आपका क्लियर एकदम सेम अप टू डेट, आपका जो मुंह का जो होगा फेस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आपके थोड़े थोड़े दोनों कान दिखने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे या फिर बहुत ज़्यादा नीचे झुककर फोटो नहीं अपलोड करना है। कहने का मतलब यह है कि आपका फेस क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों तरफ के कान आपको दिखने चाहिए। और जो है अगर आप कोई भी ग्लास लगाते हैं, कोई भी चश्मा लगाते हैं ऐसे लेंस वाले भी, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप ऐसा चश्मे का यूज करेंगे जो विजिबल हो। आप कहने का मतलब यह है कि आपकी आंखें पूरी तरीके से अच्छे से दिखनी चाहिए। साइन के बारे में बात करेंगे। साइन क्या होगा, साइन हमारा क्लियर होगा, जो भी सफेद पेज पे होगा, सफेद पेज होगा कोई, उसी पे साइन करके आपको अपलोड करना है। बाकी आप फॉर्म भरते समय जहां से भी फॉर्म भराएंगे वो साइज को रिड्यूस कर देगा। आगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं एज। बहुत से बच्चों की क्वेरी है कि उम्र क्या है। देखिए अभी तक पहले स्टार्टिंग में क्या था कि 18 से 22 साल उम्र थी और ओबीसी SC ST के लिए 5 साल का जो है आरक्षण था। लेकिन ये हुआ कि बहुत दिन बाद, जो कई सालों बाद जो वैकेंसी आने के कारण एज में क्या किया गया है, कुछ इंक्रीज किया गया है। अब इस एज का क्या हो गया रेट, 18 से 25 साल। 18 से 25 साल नॉर्मल हो गया, चाहे तो वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे EWS का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे तो SC ST का हो। लेकिन अब 18 से 25 हो गया जनरल के लिए। अब इसमें ओबीसी SC ST के लिए 5-5 साल का जो है आरक्षण मिल गया है। कहने का मतलब यह है कि ओबीसी SC और ST के बच्चे 18 साल से 30 साल के बीच के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जनरल कैटेगरी और EWS वाले बच्चे
18 से 25 साल की उम्र वाले बच्चे, और सारी महिलाएं, डजंट मैटर वो जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, उनका जो है उम्र का दायरा कितना है, 18 साल से लेकर 28 साल तक में। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें ये जो एज है वो एज काउंट कहां से की जाएगी। जो हमारा जुलाई बीत चुका है, जो अब 2023 का 1 जुलाई बीत चुका है, हम लोग की उम्र वहीं से काउंट होगी कि 1 जुलाई 2023 के बाद से उस दिन से आप 18 साल के पूरे होने चाहिए, या फिर मैक्सिमम एज लिया जाएगा, तो उसी हिसाब से वहीं से भी आपको काउंट किया जाएगा कि आपकी मैक्सिमम एज क्या हो रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे डिस्ट्रीब्यूट किस पे चल रहा था, एज पे चल रहा था। अब देखिए विवाह की बात करते हैं, विवाह में भी बहुत फैक्टर होगा। ऐसा होता है, ऐसे लोग फॉर्म नहीं डाल सकते जिनकी 2 पत्नियां हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, अभी तो आयोग ने जो रिक्वायरमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने इसका ठेका लिया है, वो अभी कोशिश ये कर रहा है कि एक ही पाली में एक ही दिन एग्जाम करवा लिया जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर एक पाली या फिर एक ही दिन में पेपर नहीं होता है, तब यहां पर मेंशन किया गया है आपके नोटिफिकेशन में कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जो भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है उसी के बेस पे नॉर्मलाइजेशन होगा। अब हाइट की बात करते हैं, कि हाइट में क्या क्या आपका दायरा, क्योंकि लेडीज, मेल और फीमेल के लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो आपका अलग अलग है। देखिए हाइट की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी एससी, जो 3 कैटेगरियां हैं, जनरल, ओबीसी और एससी, इनके लिए जो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी में कोई अलग छूट नहीं है। तीनों कैटेगरियों को मिलाकर, तीनों कैटेगरियों में मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। और जो एसटी हैं, जो अनुसूचित जनजाति के हैं, वो मेल के लिए वहां पर कितना दायरा रखा गया, 160 सेंटीमीटर। और जैसे लेडीज की बात की जाए, मतलब फीमेल की बात की जाए, तो जो जनरल कैटेगरी होगी, ओबीसी कैटेगरी होगा और जो है एससी होगा, इनके लिए 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखा गया है हाइट का दायरा। और जो एसटी कैटेगरी में है, जो अनुसूचित जनजाति में है, उनकी महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई का रखा गया, ये मिनिमम दायरा है। अब जैसे आगे हम लोग बात करते हैं वेट के, भार के। देखिए मेल में वेट का कोई दायरा नहीं है, लेकिन फीमेल में क्या होगा कि उनकी जो फीमेल का जो वेट होगा वो मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा रहा किसका, वेट का। जब आपका फिजिकल होगा तब आपको ये चीज़ नापा जाएगा कि आपका वेट कितना है। फीमेल में क्या है, मेल के लिए कोई दायरा नहीं है, और फीमेल के लिए क्या है कि आपका जो मिनिमम वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। अच्छा, इसमें सीने की भी बात कर लिया जाता है। जैसे फीमेल के सीने की कोई बात नहीं है, मेल में सीने का एक दायरा होता है क्या कि सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए सीने की माप कितनी होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर। 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, मतलब नॉर्मल जो आपके सीने का नाप होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप उसको फुला देते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से सीना नापा जाता है, तो 79 सेंटीमीटर नॉर्मल पे होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना क्या हो जाए, फूलना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स से कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपकी जो आय होगी या फिर जाति होगा, जो फिर निवास होगा, वो कितने वर्ष पहले का आप लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश ये करिएगा कि कम से कम मिनिमम 1 साल पुराना हो, बस 1 साल पुराना, या फिर अगर हो सके तो 6 महीने पुराना हो बस। अब जिसके पास भी 1 साल या फिर 6 महीने पुराना आय, जाति, निवास का डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप नया बनवा के जल्दी से अपलोड करिए। ज़्यादा पुराना हो जाने से क्या होता है कि फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे ऐसा कोई स्पेसिफिक इसमें नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से अवेयर रहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने आय, जाति, निवास वगैरह को नया बना के अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए फिजिकल में बात करते हैं कि वो तो फिजिकल जो है आपका बात का रहेगा, क्योंकि पहले एग्जाम आएगा। सिलेबस की बात करते हैं, जैसे सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए सिलेबस में आपके क्या क्या है कि 4 सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में। कौन कौन सा, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, और क्या है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। कहने का मतलब यह है कि संख्यात्मक योग्यता मतलब मैथ या फिर रीजनिंग,
उसके बाद आप में क्या है कि मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। कहने का मतलब यह है कि ये जो दो पोर्शन है कौन कौन से, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये दोनों आपके लॉजिकल तरीके के क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है सामान्य ज्ञान तो एक विषय हो गया, सामान्य हिंदी भी एक विषय हो गया। अब ये जो लास्ट के दो सब्जेक्ट इसमें लिखे हुए हैं ये आपके तार्किक क्षमता पर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक में तो मैथ आएगा, अब एक तो रीजनिंग हो गया, और दूसरी ऐसी चीजें हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिसमें आपकी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए कि हाँ आपके पास कितनी थिंकिंग पावर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से भर पाएंगे। और जहां पर भी आप फॉर्म भरवाइएगा बहुत सारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी इधर उधर की चीजें हों उनको बहुत अच्छे से देखकर अच्छे से फिलअप करवाइएगा। उम्मीद है कि सारा सब कुछ आपको एक एक बातें क्लियर हुई होंगी कि जो है वैकेंसी कितनी है, डेट्स हमारा क्या है, फोटो या फिर साइन हमें किस तरीके की फोटो यूज करनी है। उसके बाद हम लोग एज के बारे में बात किया, विवाह के बारे में बात किया कि विवाह स्टेटस क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, बहुत बच्चे को ये कन्फ्यूजन है। अगर आपका एक पाली से अधिक पाली में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन 110% होगा। हाइट पे मैंने बता दिया, हाइट के बारे में बात कर लिए। वेट में मेल के लिए कोई दायरा नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए है, मिनिमम 40 kg होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से जो कोई भी रिलेटेड होगा वो इस थ्रो से वैकेंसी डालेंगे तो उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाएगा, उसमें उनको फायदा मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई मेन स्पेसिफिक नहीं दिया गया नोटिफिकेशन कि आप इतने ही साल का मिनिमम लगाइए, लेकिन आपसे हम ये कहते हैं कि आप 6 महीने का लगाइए। अगर जिसके पास 6 महीने का नहीं है, अभी कम से कम 15-20 दिनों का समय आप नए डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। फिजिकल तो एग्जाम के बाद देखा जाएगा। बाकी सिलेबस क्या है कि सिलेबस में जैसे 4 सब्जेक्ट हैं आपके और कम से कम 150 क्वेश्चन बनेंगे। 150 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, मैक्सिमम अंक आपके 300 होंगे, और 300 अंक में से और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। निगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सही पर 2 नंबर आपको मिल रहे हैं तो 0.50 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। आप अच्छे से फॉर्म भराइए, क्योंकि किसी भी चीज जो भी आप इस रास्ते पे आप गुजरने वाले हैं उसका ये पहला स्टेप है, क्योंकि आपका जो फॉर्म अगर सही बैठेगा तब जाके आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, तो उसका यूटिलाइज करेंगे एग्जाम में। अब आपका फॉर्म ही गलत हो जाएगा तो आप कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे अपने ज्ञान को। इस तरीके से जो है यूपीपी का आपका सफर है, अभी चलेगा 18 फरवरी तक में। उसके लिए ये सबसे पहला कदम है कि आपका पहली प्रायोरिटी ये है कि आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन वो अच्छे से सबमिट हो जाए। और एक बात ये भी है कि फॉर्म सबमिट कराने के बाद जो फॉर्म जैसे पेमेंट वगैरह आपने कर दिया, तो ऐसा करने के बाद आपको जो फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपको रिसिप्ट निकले वो आपको जो सिलेक्शन तक में काम देगा, तो इसलिए उसको बचा के आपके पास अच्छे से रखना है। उम्मीद है ये वीडियो से आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।